भारतीय संविधान ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की उम्मीदों का, उनके सपनों का दस्तावेज है। पर देखने में ये इतना बड़ा और मुश्किल लगता है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये कहा जाए कि इस जटिल सी दिखने वाली किताब को समझने का एक सीक्रेट तरीका है। आज हम सब मिलकर इसके सी छिपे हुए ब्लूप्रिंट को उजागर करने वाले हैं। और जब मैं कहता हूं बड़ा, तो मेरा मतलब वाकई बहुत बड़ा है। सोचिए, शुरुआत में ही इसमें 395 आर्टिकल्स थे, और अब तो इतने सारे संशोधनों के बाद ये संख्या 450 के भी पार जा चुकी है। ये दुनिया के सबसे लंबे लिखे हुए संविधानों में से एक है। इससे ये तो साफ पता चलता है कि इसे बनाने वालों ने कितनी गहराई से, कितनी बारीकी से हर चीज के बारे में सोचा था। तो सवाल यहीं पर आकर खड़ा होता है, क्या यह दस्तावेज वाकई इतना जटिल है कि इसे समझना नामुमकिन सा लगे, या फिर इसके पन्नों में ही कोई ऐसा सीक्रेट कोड, कोई ऐसा पैटर्न छिपा है जिसे अगर हम समझ लें तो सब कुछ एकदम आईने की तरह साफ हो जाए? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। हमारे संविधान में कुछ ऐसे जबरदस्त पैटर्न छिपे हुए हैं कि अगर एक बार वो समझ में आ गए ना, तो पूरा का पूरा ढांचा एक पहेली की तरह सुलझता चला जाता है। चलिए पहले कोड को देखते हैं। और हमारा पहला मास्टर कोड है +89 का नियम। हाँ, बस एक सिंपल सी गणित की ट्रिक। पर यह ट्रिक हमें केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बीच जो शानदार संतुलन है उसे दिखाती है। और सच पूछिए तो यही बैलेंस हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, हमारे संघीय ढांचे की असली नींव है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति की मदद के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, अब आप 74 में 89 जोड़ दीजिए, क्या मिला? 163। और मजे की बात यह है कि आर्टिकल 163 बिल्कुल यही बात राज्य में राज्यपाल के लिए कहता है ना कमाल? ढांचा एक ही, बस स्तर अलग अलग। और ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये पैटर्न आगे भी जारी रहता है। जैसे आर्टिकल 76 में भारत के अटॉर्नी जनरल की बात की गई है। इसमें 89 जोड़िए और हम सीधे पहुंचते हैं आर्टिकल 165 पर, जो राज्य के एडवोकेट जनरल का पद बनाता है। मतलब केंद्र का सबसे बड़ा कानूनी अफसर और राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अफसर, दोनों बिल्कुल समानांतर। और देखिए ये पैटर्न हमारी विधायिका तक भी जाता है। आर्टिकल 79 हमारी संसद के गठन की बात करता है। अब 79 में 89 जोड़िए तो क्या मिलता है? 168, जो राज्यों में विधानमंडलों के गठन से जुड़ा है। तो ये सिर्फ याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूर की सोच को दिखाता है कि उन्होंने केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक जैसी मजबूत शासन प्रणाली बनाई। तो ठीक है, +89 का नियम हमें केंद्र और राज्य का रिश्ता समझाता है। लेकिन अगर सिर्फ केंद्र सरकार यानी हमारी संसद के ढांचे को समझना हो तो क्या उसके लिए भी कोई कोड है? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसका एक बड़ा मजेदार नाम है सरला। हाँ, आपने सही सुना, सरला। ये एक आसान सा नाम असल में हमारी संसद की बनावट को बताने वाले 3 सबसे जरूरी आर्टिकल्स को याद रखने की एक चाबी है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सरला में स से हुआ संसद, जो है आर्टिकल 79, र से हुई राज्यसभा यानी आर्टिकल 80, और ला से हुई लोकसभा यानी आर्टिकल 81। बस 79, 80, 81, एक के बाद एक सरला। देखा, संसद का पूरा ढांचा बस एक शब्द में सिमट गया। लेकिन ये जो कोड्स हैं, ये नियम हैं, ये तो बस शरीर का एक ढांचा है, एक कंकाल की तरह। संविधान की असली जान, उसकी आत्मा तो कहीं और बसती है। तो चलिए अब इस ढांचे के कैसे से आगे बढ़कर इसके क्यों को समझते हैं। आखिर ये सब बनाए किसके लिए गया है? और वो आत्मा हमें मिलती है संविधान के भाग 3 में, मौलिक अधिकार। ये कोई खोखले वादे नहीं हैं, ये हर नागरिक को दी गई पक्की गारंटी हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? ये न्यायोचित हैं, यानी इन्हें आप अदालत के जरिए लागू करवा सकते हैं। अगर सरकार इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो कोई भी नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इन सभी अधिकारों में से एक अधिकार इतना जरूरी, इतना खास है कि संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने उसे संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा था। अब सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। तो ऐसा क्या खास है आर्टिकल 32 में? देखिए, ये खुद एक मौलिक अधिकार है जो बाकी सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की गारंटी देता है। इसके बिना बराबरी का अधिकार हो या बोलने की आज़ादी, ये सब सिर्फ कागज पर लिखे शब्द रह जाते। आर्टिकल 32 ही इन सब अधिकारों में जान डालता है, उन्हें असली ताकत देता है। तो अब तक हमने ढांचे के कोड्स को देखा और उसकी आत्मा को भी समझा।
अब चलिए इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये सब मिलकर हमारे राष्ट्र के लिए एक कैसा सुरक्षा कवच तैयार करते हैं। ये जो मौलिक अधिकार है ना, ये हमारी जिंदगी के हर पहलू को छूते हैं। कानून के सामने बराबरी से लेकर अपनी बात कहने की आज़ादी तक और शोषण के खिलाफ अधिकार तक, ये सब मिलकर हर नागरिक के लिए एक सम्मान भरी जिंदगी पक्की करने की कोशिश करते हैं। और जैसा हमने देखा, आर्टिकल 32 इस पूरे सुरक्षा कवच का गार्ड है। लेकिन संविधान सिर्फ अधिकार देता ही नहीं है, ये एक बहुत खूबसूरत संतुलन भी बनाता है। इसे ऐसे समझिए, भाग 3 में नागरिकों के अधिकार हैं जिन्हें वो मांग सकते हैं। फिर भाग 4 में सरकार के लिए निर्देश हैं, यानी वो लक्ष्य जिन्हें देश को हासिल करने की कोशिश करनी है। और फिर भाग 4A में हम नागरिकों के कर्तव्य हैं। अधिकार, निर्देश और कर्तव्य, ये तिकड़ी ही एक जिम्मेदार लोकतंत्र की असली बुनियाद है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये पूरा ढांचा, ये कोड्स, ये अधिकार, ये कर्तव्य, ये सब पत्थर की लकीर नहीं है। हमारे संविधान को एक जिंदा दस्तावेज की तरह बनाया गया था, जो देश के साथ साथ खुद भी विकसित हो सके और वक्त की बदलती जरूरतों के हिसाब से ढल सके। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। ये जो इतना शानदार, इतना संतुलित डिजाइन हमने देखा, क्या ये भारत जैसे विशाल और विविध देश को एक साथ जोड़े रखने की सबसे बड़ी ताकत है? या फिर कहीं ये एक ऐसा सख्त ढांचा तो नहीं जो एक तेजी से बदलते हुए राष्ट्र की जरूरतों के आड़े आता है? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।